नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। जनता ने एक बड़ा मैंडेट दिया, मोदी सरकार पर एक बार फिर से भरोसा जताया। इन नतीजों से विपक्ष को करारा झटका लगा है। वही विधानसभा चुनाव के नतीजे न सिर्फ लोकसभा बल्कि हरियाणा के सियासी समीकरण पर कितना असर डालेंगे, यह सवाल है। क्या ये जो नतीजे आए हैं ये इस हरियाणा के सियासी समीकरण को बदल देंगे, प्रभावित करेंगे? इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करा दूं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हैं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हैं। आप सभी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। 3 दिसंबर का इंतजार खत्म होते ही अब आगे की बारी है। कोई भी बड़ी घटना या घटनाक्रम अपना असर छोड़ जाता है। बीजेपी के हक में गए 3 राज्यों के शानदार चुनावी परिणामों का असर अब अपने हरियाणा में भी जरूर नजर आएगा। ऐसे शानदार परिणामों की अपेक्षा शायद खुद बीजेपी ने भी नहीं की होगी, पर समय बलवान है। सबसे पहले बात बीजेपी की, जिन्हें ये खुशियां नसीब हुई और यहां भी हैट्रिक के सपने जवान हो गए। इसका परिणाम कल आपने देख लिया। कल परिणाम देखा ना। 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से और सरकार बना ली है। समझो कल परिणाम आ गए हैं, किसी को अपेक्षा भी नहीं थी। हैट्रिक बनी है। अब अगली हैट्रिक मोदी जी के लगेगी, उसके बाद हैट्रिक हरियाणा में भी लगेगी। आप लोग कमर कस लो, आप लोग अपनी कमर कस लो। इन 3 राज्यों का चुनावी असर जहां प्रदेश में बीजेपी का जोश हाई करेगा, वहीं कांग्रेस के लिए बड़ा सबक। यूं ही टुकड़ियां बनाकर चलोगे तो यहां भी बंटाधार हो सकता है। एसआरके हो या बीएस, अब एक मंच पर आना और जीत का जज्बा जरूरी हो गया है। वहीं गठबंधन की जूनियर पार्टनर जेजेपी को भी हार के बाद मंथन करना और अब बीजेपी के दबाव में रहना होगा। नतीजे ही ऐसे आए हैं। लीजिए, अब विपक्ष की बड़ी नेता और छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनकर गई कुमारी शैलजा लौटी तो उदासी के आलम में घिर गई। हम बाउंस बैक करेंगे। निराशाजनक जरूर हैं ये नतीजे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी हताश नहीं हुई। हमने चुनाव हारे भी हैं, जीते भी हैं। हार कर फिर खड़े होना, यही बहादुर योद्धाओं का काम होता है। इन 3 राज्यों के चुनावी नतीजों का हरियाणा में असर ये होगा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को आदमपुर से विधायक बनाने के बाद अब राजस्थान से सह प्रभारी के रूप में वापस लौटने पर शाबाशी के हकदार तो होंगे ही। अपने कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के सामने तन कर चलेंगे, क्योंकि सियासत में हार और जीत का स्वाद यही होता है। सियासत मतलब कभी परचम लहराना, कभी गिरकर उठ खड़े होना, कभी शिकार हो जाना और कभी गुमनामी के बाद बाहर आना तो सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान हो जाना। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो चुनावी समीकरण कितना बदलेगा? बीजेपी के पक्ष में 3 राज्यों में एक बड़ा मैंडेट दिया है। दरअसल जो मैंडेट जनता ने दिया है वो 3 बड़े राज्य हैं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी कमबैक करेगी, लेकिन जनता ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया। कुछ जनजातीय क्षेत्र भी ऐसे हैं जहां पर, बस्तर की अगर हम बात कर ले तो वहां पर दिल खोलकर वोटिंग हुई और बीजेपी के पक्ष में 8 सीटें आई। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की नीति और नियत पर जनता को भरोसा है।
और यही कारवा और परिणाम इसकी तस्दीक करते हैं, पुष्टि करते हैं। देवेंद्र, बेहद अहम सवाल है और सवाल यही कि क्या हरियाणा का समीकरण बदल जाएगा इन नतीजों के बाद? विपक्ष को अब कमर कसने की जरूरत है और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। देखिए सौरभ, जो 3 बड़े राज्य हैं, जो जिन चुनाव परिणामों में चौंकाया है सभी को और किसी को खुश किया है और किसी को निराश कर दिया है, इन तीनों ही राज्यों में हम मुकाबला देख रहे थे कांग्रेस और बीजेपी में। कहीं कांग्रेस, कोई क्या था, कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, यही कांग्रेस और बीजेपी और हरियाणा में भी है। दोनों बड़ी पार्टी, एक पार्टी सत्ता में और दूसरी मुख्य विपक्षी पार्टी जो सत्ता की दावेदारी कर रही है। लिहाजा 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है बिल्कुल सीधे तौर पर मैं समझता हूं हरियाणा की सियासत को प्रभावित करेंगे। आज का दिन है, जैसे कि 24 घंटे ही गुजरे हैं, कल दोपहर तक परिणाम आए हैं। इन 24 घंटों में ही असर ये देख रहे हैं कि कांग्रेस वालों को जैसे एक बार करंट लगता है ना, बिजली के करंट से आदमी झटका खाता है, उसके बाद संभलता है, तब वो सोचता है ये हुआ क्या, उसको हो जाता है, वो समझता है स्थिति को, ये करंट क्यों लगा। तो अब एक तरह से समीक्षा की जा रही है और इसका असर ये भी है कि कल जैसे चुनाव परिणाम आए, कांग्रेस में घोर निराशा है। हालांकि दक्षिण में, तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाकर अच्छे बहुमत से 80 सीटों से सरकार बनाकर एक तरह से उनके जख्मों पर मरहम जरूर लगी है, लेकिन उत्तर भाग जो बीजेपी का 2014, 2019 और 2024 में भी एक मजबूत गढ़ है, अजय गढ़ है। जितने बड़े राज्य हैं आप देखिए, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, ये सारी स्टेट जो है 2014 से लेकर 2019 और अब 2024 तक बीजेपी के साथ खड़े हैं। और शायद बीजेपी ने इतने शानदार चुनाव परिणामों की उम्मीद भी नहीं की होगी। खुद मुख्यमंत्री की भी बाइट हमने दर्शकों को सुनाई है, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि कमाल हो गया। मतलब लोगों ने एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा चुनाव परिणाम अंतिम दिनों में चुनाव प्रचार में कि सभी गारंटियों की गारंटी नरेंद्र मोदी है, शायद लोगों के दिल में ये बात बैठ गई। और एक बात ये भी कहूंगा सौरभ, चाहे प्रेपरेशन तैयारियों की बात हो, ग्राउंड फील्डिंग की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, इन तीनों में कांग्रेस से 21 रही है बीजेपी और नतीजे आपके सामने है। कांग्रेस को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इन्हीं 3 राज्यों में जहाँ कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला था, बिल्कुल कांग्रेस हारी है, बीजेपी जीती है। और हरियाणा में भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, आगे की तैयारियां। हाँ बिल्कुल देवेंद्र, अब तैयारियां तो हैं, अब विपक्ष की अगर बात की जाए तो वो कितना मजबूत होगा, सियासी फायदा कितना मिलेगा, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव जो परिणाम आए हैं वो कितना असर डालेंगे? महेश, कितना प्रभावित करेंगे हरियाणा के आने वाले विधानसभा चुनाव को? उससे पहले लोकसभा चुनाव भी है, तो कई मायनों में सियासी अगर गुणागणित की बात की जाए तो कितना अहम माना जाएगा? बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस और विपक्ष के विरोध में कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है? देखिए, तमाम अलग अलग राज्यों की तस्वीर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसी कार्यक्रम में हमने ये जिक्र इस बात का किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे वो राजस्थान की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए या बड़े प्रदेश मध्य प्रदेश की बात की जाए। यहां पर जो बड़े चेहरे सामने मध्य प्रदेश में किए गए थे उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा था, लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी की जो गारंटी वाली बात सामने रखी गई जनता के सामने, जनता ने उस गारंटी को कबूल किया। अब चूंकि जनादेश सामने आ चुका है, पहले हम एग्जिट पोल पर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अभी जो जनादेश सामने आया उसमें यह बात तो तय हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता अभी भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में लगातार बनी हुई है और उत्तरी भारत में नरेंद्र मोदी के चेहरे को अब भी गारंटी के रूप में माना जा रहा है। यह चीज तय हो चुकी है। हालांकि हरियाणा का अब हम जिक्र कर लेते हैं तो एंटी इनकमेंसी को लेकर मनोहर सरकार को लगातार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन पिछले 24 घंटों में परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन यहां पर देखने को मिलेगा। दरअसल जो लोग एंटी इनकमेंसी के नाम पर मनोहर लाल से अपना गुस्सा लगातार जाहिर कर रहे थे, अब उन्हें यह लगने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का राजस्थान मान रहा है, मध्य प्रदेश मान रहा है, छत्तीसगढ़ मान रहा है, तो हरियाणा के लोगों को भी उस गारंटी के साथ चलने में ही फायदा हो सकता है। यह सबसे बड़ा पहलू है कि मनोहर से
सरकार से जनता की खुशी कम हो, ज्यादा हो, ना हो, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की गारंटी देश मान रहा है तो फिर हरियाणा की जनता पर भी कम या ज्यादा उसका असर पड़ेगा ही। और तमाम अलग अलग राज्यों के उदाहरणों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो स्थानीय सरकार से, जो बीजेपी शासित सरकार थी मध्य प्रदेश, वहां पर भी जो जनता का सरकार से गुस्सा था, वो गुस्सा वोट के जरिए निकालने का काम वहां के वोटर्स की तरफ से नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने जो गारंटी दी, उस गारंटी को मानने का काम वोटर्स की तरफ से हुआ। अब अगर मनोहर सरकार से किसी तरह का गुस्सा, किसी तरह के इनकमेंसी अगर है भी, तो उसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार मानकर चल रहे थे, लेकिन वो सीधा फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी उसके सामने आ सकती है और एक बड़ी चुनौती यहां पर कांग्रेस पार्टी को एंटी इनकमेंसी के चलते भी झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल चुनौती है, विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती है। वीरेन जी, जनता का भरोसा करना प्रधानमंत्री मोदी पे और खासकर उनकी नीतियों में, बीजेपी सरकार में, और सवाल ये कि कांग्रेस जो है वो लगातार हाशिए पे जा रही है, क्या वजह है, कहां एक्सरसाइज करने की जरूरत है, क्या संगठन उतना मजबूत नहीं है, नेतृत्व कमजोर है, या फिर कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेडिक्ट किया जा सके, या फिर मजबूती नहीं है? एक सवाल। दूसरा यह कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन जो है वो और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में, या फिर बीजेपी इस चुनाव के नतीजों के बाद ये क्लियर मैसेज दे पा रही है कि अकेली सक्षम है? देखिए, बिल्कुल जो ये चुनाव परिणाम आए, ये मोदी जी की जीत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये मोदी जी को जीत बता रहे हैं। देखिए, उस जो चुनाव का प्रक्रिया होती है, इसमें कितने कार्यकर्ताओं की मेहनत, अंत तक परिश्रम होता है, लेकिन जब श्रेय देने की बात है तो राज्य स्तर के मुख्य जो नेता होते हैं वो भी श्रेय मोदी को देते हैं। कोई भी राज्य का नेता अपने स्तर पर श्रेय नहीं लेता। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। मतलब एक बूथ से लेकर प्रधानमंत्री तक जो है इस चुनाव प्रक्रिया में जुटते हैं, लेकिन श्रेय सिर्फ एक को जाता है, तो इसलिए नेतृत्व मजबूत होता है। हाँ, अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो व्यूह रचना है वो तो सबसे विलक्षण है ही है, रही उसका कोई उदाहरण ही नहीं है। तो जिस तरह चुनाव प्रबंधन में कार्यकर्ता जुटते हैं और जिस तरह समीक्षा होती है, पार्टी स्तर पर कार्यक्रम होते हैं, चाहे पार्टी किसी राज्य में आज सत्ता में है या विपक्ष में है, लेकिन निरंतर कार्यक्रम जारी रहते हैं। चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, केंद्र की ओर से कार्यक्रम आते हैं, सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलते हैं, तो कार्यकर्ताओं में भी सक्रियता बनी रहती है। जबकि इसके विपरीत कांग्रेस में कोई सक्रियता नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई अभियान नहीं है। जो नेताओं की रैलियां होती हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर होती हैं, भीड़ जुटाने तक सीमित रहती है, उसमें सिर्फ अपना महिमामंडन किया जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सब अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसके विपरीत है। और ये जो माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी का, उसका हरियाणा के अंदर असर ये दिखाई देगा कि अब लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ऐसा हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव भी साथ हो जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिया, ये तो केंद्रीय नेतृत्व को फैसला करना है, चुनाव आयोग को तय करना है, लेकिन इससे संभावना बनती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बना है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार पहले ये तय कर रहे थे कि 2018 की तरह पहले निगम के चुनाव करा लिए जाए, फिर 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो निगम चुनाव से जो वातावरण बनेगा उसका भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में लाभ मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो वो लाभ अभी से ही मिल गया है, इसलिए लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होने की संभावना जो है प्रबल हो गई है। और दूसरा, जहां तक कांग्रेस अपने कहा जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात है, अब इससे तो जननायक जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को पीछे छुड़ाना है। वो कब कौन से समय तय करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व कब इसकी हरी झंडी देगा, ये तय करना। हाँ, जननायक जनता पार्टी को काफी इससे जो आघात लगा। हालांकि देखिए, दुष्यंत चौटाला ये मान रहे हैं कि 19 जिलों में हमारी एंट्री होगी, हम जीत नहीं सके, लेकिन हमें वोट प्रतिशत मिला है। उनका 0.14% वोट मिले हैं, लेकिन उनका वो कहना है कि हमारे कार्यकर्ता तैयार हो गए, ये तो सिर्फ दिलासा देने वाली बात है। वो एक भी सीट पर नहीं जीत पाए और उनका जो आधार बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। वो भारतीय जनता पार्टी पे अंकुश लगाने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरह इस चुनाव के अंदर यह तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है और पार्टी इसको वातावरण का लाभ भी उठाएगी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिस तरह से अब तड़प तड़प दौड़े भी कर रहे हैं, कल वो हिसार के अंदर थे तो हिसार में नशाबंदी के कार्यक्रम में नशा युवाओं को नशा से मुक्त करने का अभियान के उसमें कार्यक्रम में शामिल, और रात को वो सिविल अस्पताल में और पुलिस थाना में पहुंच के निरीक्षण करने के लिए वो इन एक्शन नजर आ रहे हैं। और आज उनका कार्यक्रम जींद में था, सैनिक जयंती समारोह में था, उसके बाद वो सोनीपत में पहुंच गए, जो वृद्धों से बात की जिनको वो पेंशन देने की बात है, फिर उसके बाद उनका करनाल में रात का कार्यक्रम है।
तो फिर सुबह कुरुक्षेत्र में उनका कार्यक्रम जी। है। तो इस तरह निरंतर उनके कार्यक्रम है, जबकि कांग्रेस में ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हैं उनको कहीं दिखाई नहीं देते, कहीं फील्ड में दिखाई नहीं देते। हाँ, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ने को तैयार रहते हैं और आपस में रस्साकशी के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा उनका कार्यकर्ताओं के संपर्क हो, जनता से संपर्क हो, जनता के बीच जाए, ऐसा कोई उनके अंदर कोई संदेश दिखाई नहीं देता और जनता से कटे हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में होते हुए भी कार्यकर्ताओं से संपर्क रखती है और जनता से भी संपर्क रखती है। जो पार्टी स्तर पर कार्यक्रम अलग से चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम अलग से चल रहे हैं, तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी का बढ़त में दिखाई देती है हरियाणा में भी। लेकिन विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए सबक है। अगर कांग्रेस ने सबक लिया तो उसके लिए जो परिणाम है सुखद हो सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना, कुछ भाषा की मर्यादा का ध्यान न रखा जाना भी एक कांग्रेस के लिए सबब बना है। देवेंद्र, हमने देखा कि काफी समय तक आलोचना अभी भी की जाती रही कांग्रेस के द्वारा या विपक्षी नेताओं के द्वारा, प्रधानमंत्री को लेकर कटाक्ष किया गया। अभी वर्ल्ड कप में भी देखा था हमने जिस तरीके से भारत जीत नहीं पाया था वर्ल्ड कप, तो कांग्रेस के ही एक दिग्गज नेता हैं, उनकी तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, पनौती शब्द का इस्तेमाल किया गया। यानी कि जितना विपरीत शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा उतना सियासी फायदा बीजेपी को होगा, यह बात क्लियर है। देखिए, ये कई मरतबा सौरभ साबित हो चुका है पिछले चुनाव में। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जो बात कहते हैं, बीजेपी इस तरीके से उस मामले को मोड़ देते कि बीजेपी को फायदा नजर आता है। तो बीजेपी चूंकि लास्ट टाइम में आप देखिए, लास्ट के 3-4 दिन हम देख रहे हैं, जैसे लाल डायरी का मुद्दा था राजस्थान में, लाल डायरी की खूब चर्चा बीजेपी ने कि लाल डायरी में भ्रष्टाचार है, ये है। मध्य प्रदेश में क्या था, मध्य प्रदेश में दिग्विजय और कमलनाथ आपस में उलझे रहे। कमलनाथ का टिकटों में भी गुटबाजी नजर आई और कमलनाथ का एक ऑडियो वायरल हुआ था जो कुछ मतलब मुस्लिम परस्ती वाली जो बात थी, मतलब जो गलतियां कांग्रेस ने की उसका पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया और उसको इस तरीके से मोड़ दे दिया कि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी बीजेपी हुई। तो मैं फिर ये बात कहूंगा, जो चुनाव थे इन तीनों राज्यों में, जो बड़े चुनाव थे उत्तर भारत के 3 राज्य है, इसमें जो फील्ड मैनेजमेंट था, जो स्थानीय समीकरणों की जो समझ थी, कदम क्या उठाए जा रहे हैं, डैमेज कंट्रोल कैसे हो, प्रेपरेशंस, हर मामले में मेरे को लगता है बीजेपी अव्वल थी और उसी तरीके से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा और गलत बयानबाजी भी नुकसान कर गई। और मध्य प्रदेश में जैसे आपसी गुटबाजी थी कांग्रेस की, और वही चीजें अभी भी आप देखिए, कांग्रेस में चुनाव चल रहे थे लेकिन गुटबाजी जो यहां स्थानीय स्तर की है पिछले 2-3 साल से ज्यादा मुखर हो गई थी। अभी आपको बताऊं, कल जैसे चुनाव परिणाम आए, 24 घंटे दोपहर को नतीजे तस्वीर क्लियर हो गई। आज पानीपत में और हरियाणा के कई जिलों में कांग्रेस के ऑब्जर्वर आए हुए हैं। अभी पानीपत में 3 घंटे की एक मीटिंग थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। करनाल लोकसभा के ऑब्जर्वर आए हुए हैं और पानीपत के ऑब्जर्वर आए हुए हैं एआईसी की तरफ से। आप देखिए, हारते ही चुनाव अब कांग्रेस को होश आया है। अब इनको लगा कि कहां देरी थी, कहां गलतियां थी, और शायद अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए, उनकी हिम्मत ढाढ़स बढ़ाने के लिए अब सारे कार्यकर्ताओं की अभी पानीपत में मीटिंग हुई है, लोकसभा की भी। तो एक तरह से कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख ले रही है और बजाय इसके कि कार्यकर्ता निराश हो, उनको फिर गतिमान बनाने की कोशिश की। और मेरे को लगता है अब संगठन भी बहुत जल्द बनेगा, इस तरह के संकेत नजर आ रहे हैं। संगठन बने, मजबूती हो, ये देखने वाली बात होगी। क्या आम लोगों को भरोसा, आम जनमानस को भरोसा होगा कांग्रेस पर, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प फिलहाल कांग्रेस के पास अभी दूर दूर तक नजर नहीं आता। महेश, कांग्रेस के हुड्डा विरोधी गुट माने जाने वाले एसआरके पर कितना असर आप देख पा रहे हैं? और अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कुलदीप बिश्नोई को आने वाले समय में कितना फायदा होने वाला है, सियासी चुनावी गणित की अगर बात की जाए तो? देखिए, जिक्र आपने एसआरके का किया तो ना सिर्फ एसआरके पर इसका असर पड़ने वाला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर जुटने वाली भीड़, उनकी रैलियों, उनके कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ पर भी इसका सीधा असर पड़ने वाला है। यानी कांग्रेस पार्टी अगर कमजोर होती है, ना सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमजोर होंगे, उसके साथ ही एसआरके ग्रुप भी लगातार कमजोर होता हुआ
चला जाएगा। पूरी कांग्रेस पार्टी को यह सेटबैक झेलना है और एकजुटता के साथ अगर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सामने नहीं आते हैं तो यकीनन फिर ये जो हवाएं विपरीत चली हैं उसका नुकसान न सिर्फ एसआरके को उठाना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल एंटी इनकमेंसी के शोर के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका परिवार दीपेंद्र हुड्डा ये मानकर चल रहे थे कि एंटी इनकमेंसी काफी है और उन्हें राज की कुर्सी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इस बीच यहां पर नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बीच में आ चुकी है। मनोहर लाल खट्टर सरकार से नाराजगी का स्तर, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि कितना भी हो, कम हो या ज्यादा हो या नहीं हो, लेकिन उसके बीच में अगर मोदी की गारंटी बीच में आ जाती है तो कहीं ना कहीं यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए उससे बड़ी चुनौती नहीं हो सकती और उस चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी को अभी खुद को तैयार करना है। मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी अपनी गलतियों से कोई सबक लिया हो। एंटी इनकमेंसी के सहारे यहां पर सरकार बनाने के जो दावे लगातार हरियाणा प्रदेश में किए जा रहे थे, लगातार कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है, चाहे वो पोर्टल से जुड़ी हुई थी, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी हुई थी। तमाम वो गलतियां जो की जा चुकी थी उन्हें उस नुकसान को खत्म करने की कोशिश लगातार मुख्यमंत्री करते रहे, पूरी भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार करती रही। यहां पर जिक्र कांग्रेस का करें तो एंटी इनकमेंसी के सहारे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बैठे थे। अब चूंकि मोदी के चेहरे को स्वीकार्यता तमाम हिंदी भाषी क्षेत्रों में मिली है तो ऐसे में यहां पर बड़ी चुनौती अब मनोहर लाल खट्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए हो या नहीं हो, नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हरियाणा प्रदेश में जरूर सामने खड़े हैं। बिल्कुल चुनौतियां ही चुनौतियां हैं विपक्ष के सामने। कहीं ना कहीं जहां एक तरफ सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, उसका जोश आई है तो कहीं विपक्ष को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर कमी कहां रह गई। सबसे बड़ा जिस तरीके से देवेंद्र ने भी बताया कि इंप्लीमेंटेशन ना होना, वीरेंद्र जी ने बताया कि जमीनी स्तर तक लोगों तक पहुंच ना बना पाना, जो योजनाएं उन तक विश्वास न जगा पाना एक बड़ा सवाल है। वीरेंद्र जी, लगातार ये सियासी बातें कही जाती रही हैं कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, कल जब बीजेपी मुख्यालय वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हैट्रिक अब लोकसभा चुनाव में भी लगेगी और मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में कह दिया कि हैट्रिक लगाओ, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार लेकर आओ। अब जो गुणागणित किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जो खुले तौर पर यह कहा जा रहा था कि नॉन परफॉर्मेंस सरकार है, परफॉर्म नहीं कर पा रही है, रणनीति कुछ नहीं है, कर्ज में हरियाणा को डुबो दिया है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है, तमाम मुद्दों पर घेरा जा रहा था। यानी कि अब जनता ने सबको साइडलाइन कर दिया, बीजेपी पर मुहर लगा दी है। देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही सुखद स्थिति में मानी जा रही थी। ये माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर जो है सरकार बनाने में सफल होंगे और ऐसे संकेत पहले से मिल रहे थे, तो आगे भी यही स्थिति बने रहने वाली है। हाँ, लेकिन एक जब हरियाणा के संदर्भ में देखें तो ये बात बड़ी स्पष्टता कही जानी चाहिए कि जो जाट वोटर्स हैं, जो जाट मतदाता हैं, वो वायलेंट हैं, वो उग्र हैं, वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जो नॉन जाट वोटर है वो साइलेंट रहता है, वो कभी बोलता नहीं है, वो सिर्फ वोट कास्ट करता है। कास्ट वोट में नहीं विश्वास करता, वो वोट कास्ट में विश्वास करता है। तो इसलिए एक बार ऐसा वातावरण लगता है कि कुछ जो बदलाव की बात थी, कुछ इस तरह की बात थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संगठन और सरकार के स्तर पर काफी बदलाव किया है और इन राज्यों के जो परिणाम आए इससे भारतीय जनता पार्टी को और सुखद स्थिति में ला दिया है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया है। जो कार्यकर्ता घर बैठ गए थे, जो निराश हो गए थे, वो हालांकि देखिए सरकार के खिलाफ भी बोलते थे, लेकिन उनको मन में इच्छा रहती थी वोट तो भारतीय जनता पार्टी को देंगे, क्योंकि उनके जो निष्ठा जुड़ी हुई है वो शुरू से अपनी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अब उनमें भी उत्साह आ गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बना है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें थोड़ी सी निराशा है। लेकिन कांग्रेस के नेता क्या जमीनी हकीकत को स्वीकार करेंगे? अभी हालांकि कांग्रेस के नेता ये मानते हैं कि उन राज्यों की स्थिति अलग है, हरियाणा की स्थिति अलग है, वो भी जो भी वहां की कमियां थी और यहां की कमियां उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर वो अपनी इन कमियों का विश्लेषण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, तो उनकी भी वैसे ही दुर्गति यहां भी होने वाली है। बिल्कुल, इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, आत्मनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है। राजनीतिक दलों के द्वारा जनता सबको मौका देती है काम करने का, जो बेहतर करता है उस पर बार बार मोहर लगाती है। बात केंद्र की सत्ता की करें, प्रदेशों की सत्ता की करें, जनता इस बात को कई बार साबित भी कर चुकी है। महेश, जेजेपी ने राजस्थान में चुनाव लड़ा है, क्या राजस्थान में चुनाव लड़ना हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में फायदा लेकर आएगा जेजेपी के लिए या फिर गठबंधन के लिए? देखिए, फिलहाल कोशिश तो ये थी कि हरियाणा प्रदेश से बाहर ले जाकर पार्टी को राजस्थान में विस्तार दे दिया जाए। कोशिश जननायक जनता पार्टी को
राजस्थान में स्थापित करने की थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम कोशिश साबित हुई। और बेहतर होता कि दुष्यंत चौटाला अपनी जननायक जनता पार्टी को जितनी मेहनत उनके नेताओं ने, उनके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से और खुद उनकी तरफ से राजस्थान के वोटर्स के बीच की गई, उतनी मेहनत अगर वो हरियाणा के वोटर्स के बीच करते तो शायद उनके लिए थोड़ी सी बेहतर संभावनाएं कायम हो सकती थी। फिलहाल बेहद महत्वाकांक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है। अगर थोड़ी सी संभावनाएं उन्हें नजर आ रही है कि वो अकेले सरकार बना सकते हैं, तो गठबंधन की बैसाखी को किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर नहीं चलेगी। और जितना आत्मविश्वास से लबरेज इस वक्त मनोहर लाल और पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस वक्त नजर आ रहा है, तो साफ तौर से यही संदेश पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किसी भी वक्त सामने आएगा कि बैसाखी छोड़ दो, अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ना है, अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इन 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद उस स्टेज में उस ये मैसेज नहीं दे पाई चुकी है कि गठबंधन की बैसाखी छोड़ने के लिए जो मैसेज होना चाहिए, यानी जो एक सकारात्मक माहौल भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, वो बना हुआ है। तो ऐसे में जरूर यहां पर जननायक जनता पार्टी अब गठबंधन को लेकर बड़ी मुश्किल में है। हाँ बिल्कुल। देवेंद्र और वीरेंद्र जी, मैं बहुत शॉर्ट में आप दोनों से कमेंट चाहूंगा। अब आगे का समीकरण किस तरीके का देख रहे हैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में? देखिए सौरभ, जो नतीजे आए हैं, बीजेपी के झोले में अपार खुशी है, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस को एक बड़ा सबक मिला है। गुटबाजी को दूर करना होगा, नहीं तो 5 साल और चले गए तो समझो पार्टी का आप समझ लीजिए अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा पूरी तरह से। अभी एक मौका है कांग्रेस के पास। जेजेपी की जहां तक बात है, जेजेपी की टीम अच्छी है, युवा टीम है, ठीक है देवेंद्र, ठीक है। लगातार 5 साल से सरकार में ऐसा साधन भी जुटा लिए इन्होंने, तो जेजेपी को भी अपनी गलतियां सुधारनी होगी। महत्वाकांक्षी होने की जगह हासिल करने वाली एक प्रवृत्ति पैदा करनी होगी। और इनेलो जो है वो तो इनेलो है या आम आदमी पार्टी है, वो सिर्फ गठबंधन के सहारे ही थोड़ा आगे चलने की स्थिति में है। कुल मिलाकर अभी सभी पार्टियां हरियाणा में अपनी अपनी रणनीति को फिर से बनाएंगी। ठीक है वीरेंद्र जी, लास्ट रिएक्शन में आपसे संक्षेप में चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अत्यधिक आत्मविश्वास में नहीं आना चाहिए और कांग्रेस को सबक सीखना चाहिए, ये इसी का संदेश है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या नतीजों से हरियाणा का समीकरण बदलेगा? दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही दलों को एक नसीहत है, जहां बीजेपी जीत से गदगद है तो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं नुकसान दे जाता है। विपक्ष पूरी तरह से किस तरीके से आगे रणनीति बनाएगा चुनाव में, यह देखना होगा। लेकिन नतीजों पर कितना असर पड़ेगा, संभवतः यह कहा जा रहा है, राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति पर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा, एक बड़े स्तर पर भी असर पड़ सकता है। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूत होने की जरूरत है, आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है और पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नतीजे लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं।